अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग का चैप्टर नंबर 19 हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर स्टार्ट करेंगे और इसका जो पहला टॉपिक है दैट इज़ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। और ये हम ऑलरेडी कुछ सेमेस्टर्स में पढ़ चुके हैं कि एनीमिया क्या होता है और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है। इस चैप्टर के हम 2-3 पार्ट्स पढ़ेंगे, उसमें हम पूरा चैप्टर इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एनीमिया पे जाने से पहले हम ब्लड का कुछ फंक्शन और एनाटॉमी वगैरह पढ़ेंगे, उसकी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। और आई होप क्या है आपको ऑलरेडी पता है, तो जो भी चीज़ें जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या इसी तरह की चीज़ें हैं जो जो हमें ऑलरेडी पता होगा, ठीक है, वो हम थोड़ा सा जल्दी उससे गुजरने की कोशिश करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और चूँकि आगे भी इसके पार्ट्स होंगे तो जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे ब्लड का जो मेन फंक्शन होता है वो रिस्पायरेशन में काम होता है इसका, यानी कि जो हम सांस लेते हैं तो उस ऑक्सीजन को बॉडी तक पहुंचाना और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आना और फिर उसको इनहेल एक्सहेल करना, ये सब कुछ जो है मतलब ब्लड का एक फंक्शन होगा। दूसरा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी जो भी हम खाना वगैरह खाते हैं बॉडी के हर पार्ट तक वो न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना भी ब्लड का काम होता है। इसके अलावा थर्मो रेगुलेशन, जो टेम्परेचर का रेगुलेशन होता है, इम्यूनिटी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस वगैरह जो है इधर उधर जा रहे होते हैं जो कि इम्यूनिटी का काम कर रहे हैं। होम्योस्टेसिस, जो कि बॉडी का बैलेंस मेंटेन रखते हैं। और एक्सक्रीशन, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट, जो भी ऐसी चीज़ें होंगी जो एक्स्ट्रा मटेरियल है जो बॉडी को नहीं चाहिए, उसको बॉडी से निकलवाना थ्रू यूरिनरी सिस्टम, ये जो है ब्लड का काम होगा। तो मतलब बॉडी में पूरा बैलेंस मेंटेन रखना इज़ द फंक्शन ऑफ द ब्लड, ठीक है। अच्छा जी, जब आप इसके मतलब पूरे ब्लड को देखते हो तो ब्लड हमें 3 हिस्सों में मिलता है, जिसमें यानी कि एक तो प्लाज्मा होगा, एक जो मेनली आप उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो 2 हिस्से होंगे, प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल। प्लाज्मा को अभी हम नहीं पढ़ रहे, जब हम ब्लड सेल्स पे आते हैं, ठीक है, तो ब्लड सेल्स में आपको 3 तरह के सेल मिलेंगे, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। और ये हमें पता है कि इन तीनों का काम क्या है, ठीक है। अच्छा जी, फिर प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में जो है तकरीबन 90% वाटर होता है, यानी कि जो टोटल आप ब्लड देखेंगे तो ब्लड में 55% प्लाज्मा है और 45% जो है वो बाकी चीज़ें हैं, ठीक है, यानी कि रेड ब्लड सेल आप कह सकते हो या ब्लड सेल्स कह सकते हो, ठीक है। उस 55% को आप अगर 100% ले लेते हैं, यानी कि पूरा उस 55% को ले लें, तो उसमें तकरीबन आपको ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि उसका 90% आपको वाटर मिलेगा। बाकी जो 10% बचता है उसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन्स अबाउट 7% मिलेंगे, जैसे कि एल्बुमिन और इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसमें हेमोग्लोबिन वगैरह आता है, ठीक है। इसके अलावा जो 2% है उसमें आपको लिपिड्स मिलेंगे, ग्लूकोज मिलेंगे, अमीनो एसिड्स मिलेंगे, डीएनए, नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह, जो भी यूरिक एसिड, यूरिया वगैरह होगा, क्रेटिनिन, वो आपको मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स और कुछ गैसेस, ये आपको 2% मिलेंगे। 7%, ये मैं सिर्फ प्लाज्मा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 7% आपको एल्बुमिन, इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसको हम हेमोग्लोबिन वगैरह कहते हैं, और 90% उसमें आपको वाटर मिलेगा। बाकी जो 45% है, यानी कि जो मैंने आपको बताया, ये टोटल 55% ऑफ द ब्लड है, ठीक है। तो जो 45% है वो वही आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स होंगे। अच्छा, इसके फिर अपने अपने नाम है, जैसे कि आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल को हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसीज को हम लीकोसाइट्स कहते हैं और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। फिर जो डब्ल्यूबीसीज है यानी कि लीकोसाइट्स है, उसके भी छोटे छोटे टाइप्स होते हैं, जैसे लिम्फोसाइट्स, फेगोसाइटोसिस या फेगोसाइट्स, ठीक है, जिसमें मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स वगैरह आते हैं। यानी कि जो इम्यूनिटी का पूरा काम है वो आपके डब्ल्यूबीसीज करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग वगैरह हो तो आपके प्लेटलेट्स करते हैं, और जो भी ऑक्सीजन लेके जाना, न्यूट्रिएंट्स लेके जाना, थर्मो रेगुलेशन, ये सब कुछ आपके रेड ब्लड सेल्स करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपको अभी रेड ब्लड सेल्स के बारे में बताया जा रहा है कि रेड ब्लड सेल का काम क्या है। आपके ब्लड सेल में यानी कि आरबीसीज में ऑक्सीजन लंग्स से लेके जाना पूरी बॉडी तक, और पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आना आपके लंग्स तक, ठीक है, और उसको एक्सहेल करना, यानी कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो वही कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो ब्लड आपका लेके आता है लंग्स में, और वो ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं वो आपकी बॉडी में लेके जाना भी ब्लड का काम होता है। और ब्लड के आप सेल को देखेंगे तो ये बाई कनकेव होता है, जैसे एक टॉफ़ी होती है ना, तो टॉफ़ी की तरह होता है, ठीक है। अच्छा जी, नीचे जाते हैं तो वही आपको बताया गया है कि रेड ब्लड सेल के अंदर आपको हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल मिलता है, जिसके अंदर
ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स फिट होते हैं, अबाउट 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इसके अंदर फिट होते हैं और ये पूरी बॉडी में जाता है और आपकी बॉडी में जितने भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो पूरी इसकी वजह से हो जाती है, ठीक है। अब रेड ब्लड सेल जो होते हैं ये आपके ब्लड वेसल्स में घूमते रहते हैं और ये जहाँ पे मतलब ब्लड वेसल का साइज़ छोटा हो जाता है तो ये अपने आप को स्क्वीज़ कर सकते हैं, यानी अपने साइज़ को छोटा करके वहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन इतने भी ये छोटे नहीं हो पाते कि ये पूरे आपके ब्लड वेसल से ही निकल जाएं। ब्लड वेसल में कोई जगह छोटी हो तो वहाँ से स्क्वीज़ करके निकल सकते हैं, लेकिन आपके ब्लड वेसल के जो कैपिलरीज है और जो पोर्स होते हैं वहाँ से नहीं निकल सकते, यानी कि टिश्यूज़ में नहीं आ सकते, ठीक है। अच्छा, ये आपको वही बताया गया है कि रेड ब्लड सेल के अंदर आपको कुछ प्रोटीन्स मिलेंगे जिसको हम हेमोग्लोबिन कहते हैं। हेम जो है एक ब्लड होता है और ग्लोबिन एक किस्म का प्रोटीन है जिसमें आपका ऑक्सीजन जो है वो फिट होता है और वो पूरी बॉडी तक जाके पहुंचता है। और ये जो हेमोग्लोबिन है ये आपके ब्लड से निकलता है और आपके टिश्यूज़ तक पहुंचता है और ये वापस भी आता है जो कि आपके कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है, ठीक है। ये आपको बताया गया है कि ब्लड हेमोग्लोबिन और इसमें आपका जो है जैसे कि इसमें लिखा हुआ है हेमोग्लोबिन, या फिर हम इसको एच भी कहते हैं, HG भी कहते हैं, दोनों में से कोई भी आप नाम कह सकते हो, दोनों का मतलब हेमोग्लोबिन होता है, ठीक है। तो इट इज़ द आयरन कंटेनिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऑफ RBCs, यानी कि हमारे ब्लड में जो RBC होता है, ठीक है, उसके अंदर एक चीज़ है जिसको हम हेमोग्लोबिन कहते हैं और हेमोग्लोबिन खुद भी आयरन कंटेनिंग है, यानी कि उसके अंदर भी आयरन होता है, ठीक है। और ये एक प्रोटीन है जो कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन लेके जाने का काम करता है, ठीक है। और ये वही लिखा हुआ है कि लंग से पूरी बॉडी में लेके जाना इसका काम होता है ऑक्सीजन को। अच्छा, जब हमारे ब्लड में इस आयरन कंटेनिंग कंपाउंड की या फिर इस प्रोटीन की कमी आ जाए जिसको हम हेमोग्लोबिन कहते हैं, तो हमें एक बीमारी होती है जिसको हम एनीमिया कहते हैं, यानी कि बिलो द एवरेज फॉर एज 5% से कम हो जाए, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एनीमिया कहेंगे। सिंपली बात ये कि जब आपके ब्लड में हेमोग्लोबिन की कमी हो उसको हम एनीमिया कहते हैं। और ज़्यादातर बच्चों में अगर ये मसला हो, यानी जिनको एनीमिया हो, तो शुरू में वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी उनको कोई ख़ास साइन सिम्टम नहीं होते। जैसे जैसे उनका ये मसला बढ़ता जाता है तो साइन सिम्टम आने लगते हैं, ठीक है। अब रेड ब्लड सेल पैदा कहाँ होता है और कहाँ से निकल आते हैं बॉडी के अंदर, कहाँ बनते हैं, इसको हम एरिथ्रोपियोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिथ्रोपियोसिस। एरिथ्रोपियोसिस मतलब रेड ब्लड सेल्स का बनना। अब ये कहाँ पे बनते हैं रेड ब्लड सेल? देखो, सबसे पहली बात ये कि रेड ब्लड सेल जब टूटते हैं तो ये वापस रिपेयर नहीं होते जिस तरह हमारे नॉर्मल बॉडी के सेल्स रिपेयर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्री होनी चाहिए बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल टूटने के बाद दोबारा मतलब उसकी जगह कोई नए सेल्स आ सकें, जो कि हमारा बोन मैरो होता है। बोन मैरो के अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बोन के अंदर, जिसको हम बोन मैरो कहते हैं। और वहाँ से हमारे रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, वाइट ब्लड सेल बनते हैं और प्लेटलेट्स बनते हैं। कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो हम खाते हैं और उसमें आयरन वगैरह होता है, तो वो भी ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल वगैरह हो गए, तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो है वो रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। अच्छा, रेड ब्लड सेल्स को बनने के लिए हमारे बॉडी में एक हार्मोन होना चाहिए या होता है। जब वो हार्मोन रिलीज होगा वो जाके रेड ब्लड बोन मैरो के ऊपर मतलब उसको एक्टिव करेगा, बोन मैरो पर आरबीसीज बनाएगा। उस हार्मोन का नाम है एरिथ्रोपोइटिन, और एरिथ्रोपोइटिन हमारे किडनीज में प्रोड्यूस होता है। मतलब एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जब एक्टिवेट होगा, रिलीज होगा, तो ये आपके बोन मैरो में जाएगा। बोन मैरो में ये आपके रेड ब्लड सेल्स की एक्टिवेशन को मतलब बढ़ाएगा और आपके रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। ये दो केसेस में रिलीज होता है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, जब आपके या तो रेड ब्लड सेल कम हो गए या आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी आ गई, ठीक है। तो ये दो सिचुएशन ऐसे होते हैं जब आपके बॉडी में एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन रिलीज होता है और आपके बॉडी में ब्लड प्रोड्यूस होने लगता है, ठीक है। अब रेड ब्लड सेल का जो क्रिएशन है ये आपको बता दिया कि जब आपके बॉडी में, जैसे कि पहले आप देख सकते हैं कि डिक्रीज ऑक्सीजन डिलीवरी टू टिश्यूज, ब्लड में या टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी आ गई तो एरिथ्रोपोइटिन रिलीज होना शुरू हो जाएगा। जब एरिथ्रोपोइटिन रिलीज होना शुरू हो जाएगा तो वो बोन मैरो में जाएगा। बोन मैरो में जो है वो रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करेगा। जब रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस होंगे तो आपके ऑक्सीजन की डिलीवरी इंक्रीज हो जाएगी और
आपका जो मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई, फिर आपका एरिथ्रोपोइटीन जब उसका काम कंप्लीट हो गया वो बंद हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखता है। और होम्योस्टेसिस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बॉडी का एक बैलेंस स्टेट होता है कि उसको इसी तरीके से मेंटेन रखना होता है। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे जो आरबीसीज है वो 120 दिन के अंदर मतलब रिसाइकल होते हैं। ठीक है, आपके आरबीसीज का एक साइकिल होता है, 120 दिन के अंदर वो रीन्यू होते हैं। और इसकी मतलब बहुत सारे रीज़न होते हैं, कुछ एंजाइम्स, कुछ प्रोटीन्स और कुछ चीज़ों की वजह से इसके फंक्शन में कमी आती है, ख़राब हो जाते हैं। मतलब इसका पूरा लाइफ स्पेन ही इतना है कि 120 दिन के अंदर ये एज्ड हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे और इन्होंने ख़त्म होना है। 120 दिन के अंदर फिर आपके दोबारा से क्या बनेंगे, रेड ब्लड सेल्स बनेंगे। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि आपका जो मतलब रेड ब्लड सेल्स है वो आएंगे, वो फेगोसाइटोसिस उनका होगा, यानी कि उनको ख़त्म किया जाएगा, स्प्लीन में जाएंगे। ठीक है, और स्प्लीन में फिर वो लीवर जाते हैं और लीवर में उससे वो बाइल जूस वगैरह बनता है। खैर वो अलग बात है, लेकिन सिंपल आपको ये बात याद होनी चाहिए कि आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो 120 दिन के अंदर ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि उसके बाद अच्छा फिर 120 दिन के बाद जो है वो आपके बोन मैरो से दोबारा मतलब वो रेड ब्लड सेल्स बनते हैं और दोबारा से वो आपके बॉडी में ये साइकिल इसी तरह चलता रहता है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये आपके ब्लड का थोड़ा बहुत ओवरव्यू था जो कि हमने उसका फंक्शन पढ़ा, उसके थोड़े बहुत क्वालिटीज़ पढ़ी। अब हम आएंगे आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया पे, और ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है। जल्दी से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता हो। अच्छा, तो जिस तरह हमें पता है कि आयरन हमारे बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन करवाते हैं, जैसे हेमोग्लोबिन का अभी मैंने बताया, हेमोग्लोबिन में ये ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करवाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे ब्लड में ऑक्सीजन लेके जाने का काम करता है और हेल्दी सेल, स्किन और नेल्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये आयरन का फंक्शन होता है। अब आप खुद समझ सकते हैं जब बॉडी में आयरन की कमी आ गई तो जितने भी इसके फंक्शन मैंने आपको बताए वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, और जब ये डिस्टर्ब हो जाएंगे तो बॉडी में वही खून का मसला होगा, वो सारे फंक्शन इधर उधर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं कि आपको ऊपर कुछ चीज़ें बीन्स, लिवर और स्पाइनेज का कुछ चीज़ें बताई गई है, यानी कि पालक वगैरह, इसमें आपको आयरन मिलता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में से यानी कि फूड में से बहुत कम आयरन हमें हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, जिसको हम ट्रांसफेरिन कहते हैं। ट्रांसफेरिन एक ब्लड प्रोटीन होता है जो लिवर में बनता है, और ये हमारी पूरी बॉडी में जो है वो या फिर आप कह सकते हो कि लिवर को आयरन ट्रांसफ़र करवाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रांसफेरिन कहते हैं। ट्रांसफेरिन एक ऐसा प्रोटीन है जो आपके लिवर को आयरन ट्रांसफ़र करवाता है। ठीक है, और जहाँ पे जब वो आपके लिवर में स्टोर होगा, यानी कि जो आयरन आपके लिवर में आया है और स्टोर हो रहा है, फिर हम उसको क्या कहेंगे, फिर हम उसको फेरेटिन कहेंगे। फेरेटिन, जैसे आप आयरन के साइन को देखेंगे ना तो वो भी Fe होता है, आई नहीं होता। ठीक है, तो आयरन का जो अपना नाम है दैट इज़ फेरेटिन। ठीक है, इसलिए हम इसको फेरेटिन के स्टोर में, फेरेटिन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। अच्छा जी, अब जब उसको ज़रूरत होती है तो आयरन रिलीज़ होगा बोन मैरो में, और बोन मैरो में जाएगा और आपके रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करवाएगा, और इसी तरीके से दोबारा ये साइकिल चलता रहेगा। फिर आरबीसीज जब टूटेंगे तो इससे वापस वो रीअब्जॉर्ब होगा, और जब दोबारा इसकी ज़रूरत होगी तो दोबारा जाएगा, रेड ब्लड सेल बनाएगा, और इसी तरह ये साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, दो चीज़ें जो कि इसमें आपने याद रखनी है, वन है ट्रांसफेरिन एंड द सेकंड इज फेरेटिन। ट्रांसफेरिन वो प्रोटीन है जो जो आयरन को लेके आता है, आपके लिवर में स्टोर करवाता है, और जिस फॉर्म में वो स्टोर होता है उस फॉर्म को हम फेरेटिन कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब आयरन हमें पता है कि 20% जो है वो फेरेटिन के फॉर्म में स्टोर होता है, यानी कि बोन मैरो, लिवर और स्प्लीन और मसल, इन जगहों पे 20% ऑफ द आयरन स्टोर होता है, जिसको हम उस सिचुएशन में क्या कह रहे हैं, फेरेटिन कह रहे हैं। और 80% आयरन आपके बॉडी का हीमोग्लोबिन में होता है जो कि ब्लड में घूम रहा होता है। ठीक है, तो 80% आपके ब्लड में और 20% आपके लिवर, स्प्लीन और मसल्स और इसके अलावा बोन मैरो में मौजूद होता है। ठीक है, अब देखें आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया जो है, यानी कि जब आपके ब्लड में आयरन की डिफिशिएंसी आती है तो इसके पीछे वजूहात क्या है। सबसे पहली बात, आप खाने में आयरन बहुत कम ले रहे हैं। अच्छा,
इसके अलावा जब आपके डाइट में आयरन कम होगा तो मतलब आपके बॉडी में वो एब्जॉर्ब भी बहुत कम हो रहा है। अच्छा, अगर हम बच्चों में देखें ना, तो बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो आखिरी जो उसका ट्राइमेस्टर होता है, तो आखिरी ट्राइमेस्टर में वो माँ के फूड से या जो उसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिल रहे होते हैं उसमें से वो आयरन जो है जमा करना शुरू कर देता है। अच्छा, फिर जब बच्चा पैदा होता है तो तकरीबन 4 से 6 मंथ के एज में जो है वो आयरन लेवल गेट्स लो। ठीक है, जो भी स्टोर हो चुका होता है पहले वो अभी लो होना शुरू हो जाता है। तो अगर उसको प्रॉपरली आयरन मिल नहीं रहा और उसके बॉडी में जो स्टोर्ड है वो भी यूज़ हो रहा है, तो इस तरह के बच्चे को जो है फिर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। ठीक है, या फिर ग्रोथ स्पर्ट्स है, यानी कि ग्रोथ उसकी सही नहीं हो रही। तो जब किसी बच्चे की ग्रोथ सही नहीं होती तो इसमें भी मसला होता है आयरन डिफिशिएंसी। या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट प्रॉब्लम, यानी कि खाना खा रहे हैं लेकिन उसको डायरिया हो रहा है बार बार, या कोई अदर मसला है जीआईटी के साथ। ठीक है, वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो इसलिए आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। या ब्लड लॉस हो रहा है, बार बार ब्लीडिंग हो रही है किसी ज़रिए किसी वजह से। ठीक है, तो आयरन लॉस हो सकता है। अब बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं थ्रू फूड जिसमें आयरन होता है, जैसे ब्रेस्ट मिल्क है, ठीक है, या फिर काउ मिल्क है, या स्किम फार्मूला मिल्क वगैरह जितनी भी चीज़ें आती हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हाई आयरन होता है, कुछ में लो आयरन होता है। ठीक है, या फिर जो सीरियल्स वगैरह होते हैं या बेबी फूड्स होते हैं तो उन सब में आयरन होता है जो कि आप दे सकते हैं बच्चे को। अच्छा, किन किन लोगों को बहुत ज़्यादा ख़तरा हो सकता है कि उनमें ये मसला हो, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया उनको हो सकता है, जैसे एडोलेसेंट फीमेल्स एंड वुमेन। वो लोग जो कि स्पेशली फीमेल्स जो कि एडोलेसेंट एज में हो, जो अभी बालग हो चुके हो, उनका स्पेशली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है, ठीक है, और उनके पीरियड्स चल रहे होते हैं, तो पीरियड्स में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है जिसकी वजह से उनको आयरन डिफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों में तो हमने पढ़ लिया। वेजिटेरियन वो लोग जो गोश्त नहीं खाते, ठीक है, जो सब्जियां सिर्फ खाते हैं, तो उनमें हो सकता है क्योंकि ज़्यादातर जो आयरन होता है वो गोश्त में होता है। ठीक है, आप नहीं खाओगे तो आयरन की कमी होगी। या वो लोग जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट ब्लड डोनर होते हैं, बहुत ज़्यादा बार बार ब्लड दे रहे होते हैं लोगों को, ठीक है, तो उनमें ये मसला हो सकता है। अब पैथोलॉजी की बात करें, पैथोलॉजी की बात करें तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि पेशेंट्स कैन नॉट कंट्रोल द रेट ऑफ एक्सक्रीशन, यानी कि जिस तरह उनकी बॉडी से आयरन निकल रहा होता है तो पेशेंट उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम आयरन के इनटेक को वो मैक्सिमाइज करवा सकते हैं, बहुत ज़्यादा ले सकते हैं, तो वो चीज़ उनके लिए अच्छी हो सकती है। ठीक है, अच्छा जी, पैथोलॉजी में वही बताया गया है कि हेल्दी रेड ब्लड सेल कैसे होते हैं और आयरन डिफिशिएंसी जब किसी को हो जाए तो उनके ब्लड सेल कैसे होते हैं। उनकी जो है हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है जिसको हम हाइपोक्रोमिक कहते हैं। ये अल्फाज याद रखने वाले हैं। लेस हीमोग्लोबिन को हम क्या कहेंगे, हाइपोक्रोमिक, यानी कि जब किसी को आयरन डिफिशिएंसी है तो उनके हीमोग्लोबिन हाइपोक्रोमिक हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा फीवर एंड स्मॉलर आरबीसीज का जो साइज होगा एक वो कम हो जाएगा साइज में और नंबर में भी कम हो जाएंगे, जिसको माइक्रोसाइटिक कहते हैं, माइक्रोसाइटिक आरबीसी। और ब्लड में जो है जाहिर बात है ऑक्सीजन की डिलीवरी कम हो जाएगी। ठीक है, साइन सिम्टम की बात करेंगे तो बच्चों में साइन सिम्टम एक तो वो मतलब इजीली थकेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसानी के साथ वो थक जाएंगे। ऐसे चिड़चिड़ापन होगा, उनको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े से होंगे। हार्ट बीट टैकीकार्डिया होगा, स्किन जो है बिल्कुल पेल कलर की होगी, टंग ख़राब होती है, अक्सर उस पर ज़ख़म वगैरह होते हैं, स्प्लीन एनलार्ज होता है जिसको हम स्प्लीनोमेगैली कहते हैं। और ऐसे इधर उधर की ख़राब चीज़ें वो उसको खाने का शौक़ हो रहा होगा, जैसे कुछ मिट्टी वगैरह खाएंगे, अक्सर वो बर्फ़ वगैरह खाते हैं। ठीक है, जो चीज़ें नहीं खाते हैं इसको हम पीका भी कहते हैं, पीका ऐसे आदत को। तो ये कुछ चीज़ें जो कि आपको साइन सिम्टम के हवाले से याद रखनी है। अच्छा, इसका डायग्नोज कैसे करते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जैसे कि एनीमिया स्क्रीनिंग हो गया, एएपी अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पेडियाट्रिक्स, एक बहुत ज़्यादा मतलब एक लिस्ट है जिसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें देखनी होती है कि बच्चे में ये चीज़ें इन चीज़ों की कमी है, तो फिर हम उन हिसाब से
उसका इलाज वगैरह करवाते हैं। ये भी एक किस्म का टेस्ट आप कह सकते हो। और फिर कुछ असेसमेंट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आप जाएंगे, नर्स डॉक्टर जो भी होगा आपसे क्वेश्चन करेंगे कि बच्चे को मतलब क्या मसला है, बच्चे को सांस लेने में मुश्किल हो रही है, कलर में डिफरेंस आ रहा है, जो जो भी चीज़ें होती हैं वो आप उससे पूछेंगे, ठीक है। इसके अलावा डायग्नोसिस ऑफ आयरन डिफिशिएंसी, डायग्नोज कैसे करोगे? आप जो है अगर हीमोग्लोबिन लो है तो आप सीबीसी करवा सकते हो, पेरिफेरल स्मेयर टेस्ट और आयरन स्टडीज़, ये कुछ टेस्ट होते हैं जो हम करवाते हैं, उससे हमें पता चलता है। अच्छा जी, जब आपने टेस्ट करवाया तो फिर उसके कुछ रिजल्ट्स आते हैं, जैसे आप आरबीसी काउंट देखोगे वो कम होगा, ज़ाहिरी बात है, ठीक है। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी काउंट देखोगे, उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती हैं, वो देखोगे तो अक्सर वो बढ़ी हुई होती हैं, यानी इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन की वजह से। प्लेटलेट काउंट देखोगे, रेटिकुलोसाइट और बहुत सारी चीज़ें जो कि एक टेस्ट में होती हैं, हेमाटोक्रेट, हेमोग्लोबिन, ये सारी चीज़ें आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा, ये आपको वही दोबारा से बताया गया है कि MCHC क्या होता है, मीन सेल हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, HCT मीन्स हेमाटोक्रेट, MCV मीन सेल वॉल्यूम, ठीक है। और RBC हमें पता है रेड ब्लड सेल, और MCH मीन सेल हेमोग्लोबिन। तो ये हम इसी तरीके से देखते हैं। अब देखें, इसमें आप जब पेरिफेरल स्मेयर टेस्ट वगैरह करवाते हैं तो आपको उसमें दो चीज़ें नज़र आएंगी, MCV रेड ब्लड सेल साइज़, ठीक है, और MCH जो हेमोग्लोबिन का साइज़ होता है या उनका अमाउंट होता है, तादाद। नॉर्मोसिस्टिक का वर्ड जहाँ पे आता है मतलब नॉर्मल है, मैक्रोसिस्टिक यानी कि साइज़ में इनलार्ज हुआ हुआ है, ठीक है, और माइक्रोसिस्टिक यानी कि साइज़ में कम हुआ हुआ है, ये हम आरबीसी की बात कर रहे हैं। अच्छा, जब हम MCH कह रहे हैं तो ये मीन कॉर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन, ठीक है, इसमें क्या होगा, नॉर्मोक्रोमिक यानी कि हेमोग्लोबिन का जो अमाउंट है, उसकी जो तादाद है वो पूरी है, नॉर्मल है। और हाइपोक्रोमिक जब कम हो जाए तादाद, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, हाइपोक्रोमिक कहेंगे। इसके अलावा दोबारा से वही आपको बताया गया है, माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक और नॉर्मोसिस्टिक, नॉर्मोक्रोमिक, वही। अच्छा जी, इसके अलावा आप आयरन पैनल देखोगे, आयरन पैनल वो टेस्ट होता है जो सिर्फ और सिर्फ आपको आयरन के बारे में बताता है। आयरन लेवल मतलब क्या होता है कि आपके ब्लड में कितना आयरन मौजूद है, ट्रांसफेरिन कितना है जो कि आयरन को लेके जा रहा होता है, ठीक है। फेरेटिन क्या होता है, आपका स्टोर्ड आयरन होता है, जो अभी मैंने आपको बता दिया। आर्टिफिशियली हाई फेरेटिन ड्यू टू इन्फेक्शन, लेट स्टेज कैंसर, सीवियर इन्फ्लेमेशन और अल्कोहलिज्म। अगर ये सारी चीज़ें किसी बंदे में हैं, या उसको इन्फेक्शन है, उसको लेट स्टेज कैंसर है, या फिर उसको कोई बहुत ही ख़तरनाक इन्फ्लेमेशन है, या वो अल्कोहल ले रहा होता है, ठीक है, तो उनके बॉडी में आपको ये फेरेटिन का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आप ट्रांसफेरिन देखोगे तो ट्रांसफेरिन जो है वो मैंने आपको बता दिया, प्रोड्यूस बाय द लिवर, जो कि लिवर डिसफंक्शन में वो कम होता है, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट प्रोडक्शन, जब लिवर डिस्फंक्शन वो नहीं कर रहा होता, लिवर काम नहीं कर रहा होता, तो ट्रांसपेरेंट का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट का प्रोडक्शन अगर कम हो जाए तो ये भी आपको एक इंडिकेशन बताता है कि भाई मसला है, ठीक है। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, जिसको हम TIBC कहते हैं, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, इसमें मेजर ऑफ प्रोटीन अवेलेबल फॉर बाइंडिंग आयरन, यानी कि कितने प्रोटीन्स है आपके बॉडी में जिसके साथ आयरन बाइंड हो सकता है, ठीक है। अगर आयरन लो है तो मोर प्रोटीन अवेलेबल फॉर बाइंडिंग, तो जाहिर बात है, आयरन लो होगा तो प्रोटीन का तो एक ख़ास नॉर्मल रेंज होता है, ठीक है, वो तो ज़्यादा ही होंगे। तो ये भी अगर आयरन लो है और प्रोटीन ज़्यादा है तो ये भी आपको बताएगा। अच्छा, ये वही आपको दोबारा से बता दिया गया है, तो ये आप देख सकते हैं। MCV, HGB, और ये आपको ब्लड स्मेयर, और ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको दिखाएंगे, जैसे MCV नीचे की तरफ आएगा, हेमोग्लोबिन भी नीचे की तरफ आएगा, और RDW जो है ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। ब्लड स्मेयर में आप देखोगे तो माइक्रो हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगा, या सीवियर केसेस में पाइकिलोसाइटोसिस हो सकता है। बायोकेमिकल जैसे कि सीरम फेरेटिन जो है, यानी कि जो आयरन है वो कम होगा, ट्रांसफेरिन कम होगा, सीरम फेरेटिन कम होगा, ठीक है। और TIBC यानी कि प्रोटीन जो था वो बढ़ेगा। तो इस चीज़ों को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अच्छा जी, अब आप आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया का
रोकथाम कैसे कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो एक तो वही एएपी जो था, अमेरिकन एकेडमी या अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पेडियाट्रिक्स, ठीक है, वो आप उनके रूल्स को फॉलो कर सकते हो, डब्ल्यूएचओ के रूल्स को फॉलो करके आप एनीमिया को रोक सकते हो। इसके अलावा आप वो फूड्स दे सकते हो जिसमें आयरन बहुत ज़्यादा हो। अवॉइड काउ मिल्क इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, यानी कि जब बच्चा 1 साल से कम उम्र का होता है तो आप उसको काउ मिल्क वगैरह नहीं दोगे, कोशिश करनी है कि ब्रेस्ट मिल्क पे उसको रखें, ठीक है। इसके अलावा गिव इन्फेंट आयरन प्रोफाइलैक्सिस, वही बात, वो मेडिसिन वगैरह देने हैं जो आयरन प्रोड्यूस करें। और प्री मेच्योर डिलीवरी को आपने रोकना है, यानी फीमेल जब प्रेग्नेंट है तो कोशिश करनी है कि उसकी डिलीवरी प्री मेच्योर ना हो, वक्त से पहले ना हो, क्योंकि बच्चे में बहुत सारे एबनॉर्मेलिटीज़ उसकी वजह से हो सकती है। अच्छा जी, कॉम्प्लिकेशन ऑफ आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। अब अगर किसी बच्चे को ये मसला है तो उसको और क्या-क्या मसले हो सकते हैं, क्या-क्या नुकसानात हो सकते हैं। फिज़िकल ग्रोथ उसकी नहीं हो सकती, मतलब कम होगी। दिमागी तौर पर वो थोड़ा-सा कंप्रोमाइज़ रिटार्डेड हो सकता है। लर्निंग कैपेसिटी उसकी ख़राब हो सकती है, मसल्स ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। फिज़िकल कैपेसिटी, वर्क प्रोडक्टिविटी, यानी कि दिमागी तौर पर वो बहुत ज़्यादा डल एक बच्चा होगा, इम्यूनिटी उसकी सही नहीं होगी और उसको डिजीज़ेज़, बीमारियां बहुत आसानी के साथ लग सकती हैं, ठीक है। इन अ नटशेल, नटशेल का मतलब होता है कि पूरा खुलासा अगर हम देखें इस पूरे टॉपिक का, ये वैसे चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ आपको एक टॉपिक आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया का अगर हम खुलासा देखें तो हमें पता है कि ये मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है जिसमें आयरन की कमी की वजह से बच्चे को आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। और जैसा कि हमें पता है कि बच्चे के जब माँ के पेट के अंदर होता है तो तकरीबन आखिरी के 3 महीनों में वो आयरन स्टोर करने लगता है। जैसे जैसे उसका मतलब उम्र 5 से 6 महीने होता है पैदाइश के बाद, ठीक है, तो ये आयरन यूज़ होने लगता है और वो कम होने लगता है। अब अगर ब्रेस्ट मिल्क में या फिर उसके फूड में ये चीज़ें नहीं है जो आयरन प्रोवाइड कर सके उसको, ठीक है, तो उसको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होगा। तो हमें चाहिए कि हम 5 से 6 महीने बाद बच्चे को आयरन सप्लीमेंट्स देना शुरू कर दें, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा जब किसी बच्चे को ये मसला हो तो हम उसके बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं जिसमें आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होता है, ठीक है। आयरन डिफिशिएंसी का टेस्ट करवाते हैं, सीबीसी वगैरह करवाते हैं और ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो इनमें हमें पता चलता है, जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे माइक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक, लो सीरम आयरन, और ये सारी चीज़ें हम देखते हैं तो हमें उसका एक खुलासा नज़र आता है, ठीक है। अच्छा, और आयरन जो है आप बच्चे को फूड के ज़रिए या फिर सप्लीमेंट्स या फिर पैरेंटल रूट के ज़रिए दे सकते हो, तो उनका जो है मतलब जो भी प्रॉब्लम है आप उसको इसी तरीके से हल कर सकते हो। ये इतना बड़ा मसला नहीं है कि इसका कोई इलाज नहीं, बिल्कुल इलाज है और बहुत आसान इलाज है, तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, इस चैप्टर का पहला टॉपिक। आगे हम जो 2-3 पीपीटीज और है उसको डिस्कस करेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह ये चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।